नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज का जो परीक्षा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसका हम उत्तर कुंजी लेकर आए हैं। जो संभावित उत्तर कुंजी होगा, ऑफिशियल नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग मॉडल का विकास किया था, तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन होगा ए बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, टीचिंग मॉडल कितने घटक हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला है कि बेसिक टीचिंग मॉडल का प्रथम पद है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अनुदेशात्मक उद्देश्य। अगला है, किसने कहा था शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। ये हो जाएगा एन.एल. गेज। दोस्तों इसमें भी देख लीजिएगा ध्यान से। पांचवा है कि अच्छे शिक्षण की विशेषता होगी, दोस्तों इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षण का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, दोस्तों इसका हो जाएगा ये तत्परता का सिद्धांत सी। सातवां है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों इसमें भी देख लीजिएगा कहीं ऑप्शन डी ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन सी ही सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के सिद्धांत का प्रकार या श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षण का सिद्धांत। अगला है कि शिक्षण कितने चरण होते हैं, दोस्तों तो ये 3 चरण होते हैं। अगला है कि शिक्षण का अंतिम चरण कौन है, दोस्तों तो ये है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। अगला है कि शिक्षण के स्तर का कौन सा क्रम सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसने कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं का परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संप्रेषण परिप्रेक्ष्य में क्या असत्य है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संप्रेषण का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों मुख्य कार्य इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि संप्रेषण का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है, तो दोस्तों ये सभी तत्व हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अभिक्रमिक अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों अभिक्रमिक अनुदेशन हो जाएंगे आपका तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 होगा या फिर 5 होगा। दोस्तों कि अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रकार होते हैं, तो ये होता है 5। अगला है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य कितने पक्ष होते हैं, तो दोस्तों इसके 4 पक्ष होते हैं। अगला है कि कौन सा घटक प्रस्तावना कौशल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा विस्तृत सूचना प्राप्ति। नेक्स्ट है कि कौन सा घटक अनुशीलन प्रश्न कौशल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पुनर्बलक के प्रकार नहीं आता है, तो दोस्तों ये दंड है, ये नहीं आता है। अगला है कि श्यामपट्ट कौशल की क्या विशेषता होती है, दोस्तों तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इसने कहा था कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्लार्क। नेक्स्ट है दोस्तों ये हो जाएगा स्मिथ। इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा स्मिथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा गुण सफल अध्यापक का नहीं है, तो दोस्तों पक्षपात करना जो है ये सफल अध्यापक का गुण नहीं है। अगला है कि अध्यापक के व्यावसायिक उन्नति में कौन सी महत्वपूर्ण बात है, तो दोस्तों ये से सब हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण की कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो दोस्तों ये जो समस्यात्मक विधि है ये शिक्षक केंद्रित नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है, तो दोस्तों ये जो प्रदर्शन विधि है ये बाल केंद्रित नहीं है। अगला है कि अनेक विकल्पों के में से सर्वोत्तम विकल्प चयन करने कहते हैं, दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चयन करना। अगला है कि टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षा सामग्री के अंतर्गत आता है,
तो ये हो जाएगा द्रव्यदृश्य सामग्री। अगला है कि प्रचार क्या मुख्य जिम्मेदारी होती है, तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा मार्गदर्शन कार्यक्रमों का व्यवस्थित संचालन करना। अगला है कि निर्णय लेने के चरण में जिसमें संगठन के लक्ष्य विकल्पों की भविष्यवाणी करना और लक्ष्यों की संप्रेषित शामिल है कहलाता है दोस्तों ये हो जाएगा योजना। अगला है कि विद्यालय के हेडमास्टर की अपेक्षा की जाती है, तो ये उपरोक्त सभी की अपेक्षा की जाती है। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 34 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शिक्षक वह है जो हो सकता है अच्छा हो सकता है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 36 है कि छात्रों को उन शिक्षकों की प्राथमिकता देनी चाहिए जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की विषय वस्तु कठिनाइयों दूर करें। अगला है कि अंतः क्रिया में शिक्षण की कौन सी क्रियाएं आती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है कि समिति स्तर शिक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है छात्रों को अभिप्रेरणा देना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या होना आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों छात्रों का बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है। अगला है कि ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण किसने किया था, तो दोस्तों ब्लूम तथा मसीहा ने किया था, जबकि भावात्मक पक्ष का क्रथवाल किए थे। भौतिक पर्यावरण के भौतिक घटक हैं, तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएंगे, पर्यावरण के जो भौतिक घटक उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 42वां है कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये सभी आता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव। अगला है कि मानव निर्मित पर्यावरण है, तो दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण है वो समाज है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति, दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बताइएगा आप लोग कि जागरूकता होगा कि सभी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है कि शाकाहारी पशु है, तो दोस्तों गाय है। मांसाहारी पशु है तो बाघ है। पारिस्थितिकी, अगला है पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र है, तो दोस्तों उपरोक्त डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, तो दोस्तों इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दोनों क्वेश्चन ये एक ही आया था, सी हो जाएगा इसका भी। परितंत्र की संरचना होती है, तो दोस्तों ये जैविक और अजैविक दोनों होती है। परितंत्र में उपभोक्ता के प्रकार हैं, तो दोस्तों उपभोक्ता के प्रकार सभी हो जाएंगे, यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राकृतिक आपदा है, दोस्तों इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है, दोस्तों इसमें भी यहाँ तो आग बताया जा रहा है, लेकिन देखिएगा बाढ़ भी है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आग ही होगा। नेक्स्ट है CFC का, दोस्तों CFC का जो हो जाएगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। खाद्य श्रृंखला में आते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ये सभी आते हैं। अगला है कि पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार हैं, तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषक के जो प्रकार हैं वो उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषक है, तो दोस्तों ये सभी क्या हो जाएंगे, वायु प्रदूषक होते हैं। अगला है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रमुख आधार है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में माल्थस के सुझाव है, तो दोस्तों माल्थस के सुझाव हो जाते हैं वो हो जाएंगे उपरोक्त सभी, इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि अतिरेक जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक, दोस्तों ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। विकासशील देशों की जननांकी विशेषता है दोस्तों जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट है कि तापीय प्रदूषण के कारण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का सूत्र दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा जननांकिकी अध्ययन। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव दोस्तों, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाएगा। जनसंख्या दिवस दोस्तों, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाएगा। पृथ्वी दिवस दोस्तों ये तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसमें 12 दिया गया है। अब देखिए इसमें यूनिवर्सिटी क्या निर्णय लेता है। हरित क्रांति के संबंध दोस्तों एक खाद्य उत्पादन से है, और ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो दूध उत्पादन से है। और पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति जो दोस्तों है वो तेल और खाद्य तेल बीज उत्पादन से है। नीली क्रांति दोस्तों होता है ये मछली उत्पादन से है। पृथ्वी की सतह से आच्छादित दोस्तों ये लगभग 71% हो जाएगा। और पेयजल है, पेयजल हो जाएगा आपका 2.5%। वायुमंडल का भाग होता है दोस्तों, तो वायुमंडल के सभी भाग होते हैं।
और पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहा जाता है दोस्तों, तो ये भूपर्पटी कहा जाता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 में घोषित की गई थी। और जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के बोध होता है दोस्तों। ये इसमें कन्फ्यूजन है, ट्रेवर कहे थे कि कौन कहे थे, इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। दोस्तों कैसा रहा आंसर की जरूर बताइए कि आपने 60 में से कितने उत्तर सही किया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।